हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग आज मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें आप नोटिस किया होगा जेईई मेंस में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 सवाल तो पक्का है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का, 3 भी हो सकता है, और कुछ अच्छे सवाल भी जेईई मेंस के अंदर देखने को मिल रहे हैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसके अंदर हम लोग जो क्वेश्चन सेट आज करेंगे उससे होपफुली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो लेट अस स्टार्ट। लेट ए बी अ रियल मैट्रिक्स सच दैट दिस इज नथिंग हियर। तो ये बेसिकली क्या है, एक मैट्रिक्स ए लेकर के और 3 कॉलम उसके साथ दिया है और रिजल्ट भी दिया है। तो एक्चुअली हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ए के साथ ये तीनों कॉलम को ऐसे ही इकट्ठा करो, 1 1 0 यहाँ पे इकट्ठा करो और इसके रिजल्ट को भी इकट्ठा करो इस वाले में। 3x3 मैट्रिक्स हम बना लेंगे। ऐसा बहुत पहले एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। ए के साथ जो हमारे पास है उसको मैं एक काम करता हूं, ए इंटू दिस, ठीक है। तो ये 1 0 1 और इधर लिख देता हूं इसको -1 0 1। फिर उसके बाद ए 0 0 1 और 1 1 2, ठीक है। तो ये वाला इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा इसके बराबर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके बराबर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके बराबर है। इसका रो चलेगा, इसका कॉलम चलेगा, है ना। ऐसा हम लोग को सोच लाना है। अब कई बार जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ABCD डाल करके यहाँ पे ए मैट्रिक्स ले करके पूरा ABCD EFGH तक निकालेंगे, तो वो थोड़ा बोरिंग प्रोसेस है। तुम यहाँ पे एक सिंपल काम करो, सिंपल मैट्रिक्स इक्वेशन इसका इनवर्स निकालो और उधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो आपको ए इसका रिजल्ट आ जाएगा। ए निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स इसमें चिपका देना है। तो आपको निकालना है ना, इसका इनवर्स निकालना, आपको इसका 1 0 1 1 का इसका इनवर्स निकालना। तो मैं रिजल्ट बता देता हूँ क्या इनवर्स होके आएगा। ए मैट्रिक्स हम पहले निकाल लेंगे, है ना। तो ये इनवर्स का काम आप स्टैंडर्ड है, आप कर लेना। जब आप इनवर्स निकालोगे तो ये मैट्रिक्स जो है ना निकल जाएगा ए -2 3 1 -1 2 1। इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई करना है, समझ बात को। आपको इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई करना है। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग पोस्ट, तो उसके बाद वो ये रिजल्ट दे देगा ये का। अब a - 2i = x सॉल्व करना है ना। a - 2i कितना होगा, a - 2i के साथ x सॉल्व करना है और 4 1 1 लेना है, ठीक है। तो a - 2i मैट्रिक्स बन जाएगा आपका -4 3 1 -1 0 1 -1 1 0। आप वहां से देख लो, आप a में से 2i घटा लो उसमें से, और x = 4 1 1। मतलब इसका आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर 4 1 1 दिया हुआ है। तो एक तरीके से मैट्रिक्स इक्वेशन बन गया है ना। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करते हो देख लो। ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ना। एक मैट्रिक्स इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। अब 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ऐसा होता है जैसे हमने इसमें किया था कि इसका इनवर्स निकाल को उधर मल्टीप्लाई कर ले, बट आप चेक करना इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा होगा, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ रहा होगा, तो इसका इनवर्स निकाल के आप नहीं कर पाओगे। और डिटरमिनेंट 0 2 ही केस में आता है, या तो नो सॉल्यूशन का केस होगा या इनफाइनाइटली मेनी का होगा, है ना। तो हम लोगों को इसमें ये देखना होगा कि इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है। तो एक तो आपका वो क्रेमर्स रूल से निकलता है कि आप चारों डिटरमिनेंट निकालो, उसके बाद स्टडी करो। बट मैं वैसे नहीं करूंगा, मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेथड ले लूंगा, तो उससे क्या होगा, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो मैं ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, -1 1 0। आपने अगर ये मेथड देखा हो तो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या किया है। मैंने इसके साथ ये रोज, ये लास्ट रो को मैंने फर्स्ट रो डाल दिया और बाकी 2 को तो एज इट इज रख लिया, फर्स्ट और लास्ट एक्सचेंज कर लिया मैंने। तो मैं यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट एक्सचेंज करूंगा, 1 और 4, और बीच में 1 रह जाएगा। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने बना लिया। इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और वहां से पकड़ूंगा कैसा सोल्यूशन आ रहा है। तो कैसे करते हैं हम इस फॉर्म में, जैसे इसको इसमें घटा देंगे तो 0 -1 1 0, ठीक है। और इसका 4 टाइम्स इसमें घटा देंगे
तो 0, 4 टाइम्स घटाएंगे तो -1, 4 टाइम्स घटाएंगे तो 1, 4 टाइम्स घटाएंगे तो 0, ऐसा आ गया। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है? ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चल रहा है। अब इसमें एक ऑपरेशन और कर दूंगा मैं, इस रो को लास्ट में घटा दूंगा। तो जब ऐसा होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि इसमें रोज जो है कम हो गए, है ना। रैंक जो ए बी का है, इस पूरे मैट्रिक्स को ए बी बोलते हैं हम लोग, और ए बोलते हैं इतने दूर का। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी जो है 2 आ रहा है, जो डिग्री से कम है, सॉरी नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। तो इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा? इसमें हम लोग को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। ये एक क्विक टेक्निक है, ये आप समझ जाना। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ये आपने सीखना चाहिए इस फॉर्म बना करके। अगर वो नहीं आता तो फिर आप क्रेमर उससे सॉल्व करो, या फिर खुद एक अपना इक्वेशन बना लो एक्स वाई जेड के साथ और उसमें पता लगाओ कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ रहा है। ये तो आपका टेक्निक क्या है आप देख लो, लेकिन इस फॉर्म से काफी फास्ट पता चल गया कि इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। एक ऐसा मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, बताओ। एक स्क्यू मैट्रिक्स दिख रहा है, ये स्क्यू मैट्रिक्स दिख रहा है ना आपको, ए का ट्रांसपोज करने पे इसका नेगेटिव आ रहा है। और ऐसे मैट्रिसेस के बारे में बात हो रही है, ए स्क्वायर ए फोर्थ। एक मिनट जरा चेक करो, ए स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है? 0 - 2 2 0 0 - 2 2 0। तो इसे कितना आ रहा है? इसे आ रहा है -4 आई शायद आ रहा होगा, चेक कर लेना आप। -4 आई आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिल रहा है कि ए स्क्वायर -4 आई आ रहा है। तो ए क्यूब क्या आएगा फिर? ए क्यूब अगर आप करोगे, ए क्यूब जिसको उस मैट्रिक्स को जरूरत है, तो -4i इंटू ए आएगा, तो -4a हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ का आइडिया लग गया कि किस तरीके से काम हो रहा है। इसमें 4 के पावर्स में इवन पावर्स आएंगे इसमें, और इसमें 4 के पावर्स के साथ ए के साथ आएगा मैट्रिक्स इसमें। अच्छा, दूसरी बात ये समझो, जब आप स्क्यू मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हो, पावर 4 लेते हो, तो ए के पावर में जब भी कोई इवन पावर रेज करते हो तो इट विल टर्न इनटू अ स्क्यू मैट्रिक्स के कारण से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। और ए के पावर में कभी ऑड पावर रेज करते हो तो स्क्यू का ऑड पावर से स्क्यू आएगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक आएगा ना। आप ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स सारे इवन पावर को जोड़ा है, मतलब सम ऑफ बहुत सारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस का क्या होता है? सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या आता है? सिमेट्रिक आता है। और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या आता है? ये स्क्यू सिमेट्रिक आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि m जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक आएगा, और n जो मैट्रिक्स आएगा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। और एक चीज आपने नोटिस किया, इवन पावर रेज करने से स्क्यू मैट्रिक्स का सिमेट्रिक हो जाता है। तो यहाँ देखो अगर ध्यान से, mn स्क्वायर की बात हो रही है, तो n स्क्वायर, n तो स्क्यू है लेकिन n स्क्वायर इज सिमेट्रिक अगेन। तो हम लोग को ये दिख रहा है कि m और n स्क्वायर, मतलब m जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और n स्क्वायर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ओके, इस तरह से। और ये जो रिजल्ट्स आएंगे ना, आप जब सॉल्व करोगे ना, तो 4 के पावर्स में आएंगे जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो मोटा बात हम लोग को ये बताना था कि दो मैट्रिसेस m और n का दोनों सिमेट्रिक फॉर्मेट में है, दोनों मल्टीप्लाई होके कैसा बनेंगे, है ना। तो दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने में अगर वो कम्यूट करने लायक मैट्रिसेस होंगे तो सिमेट्रिक ही आएगा। तो आने वाला रिजल्ट तो सिमेट्रिक ही आएगा अगर वो कम्यूटेटिव होंगे तो mn स्क्वायर। तो m और n की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसी ट्रेंड से निकलेगा। a स्क्वायर -4a है, a क्यूब -4a है, उसी तरीके से a5 कितना हो जाएगा? इसमें आप उसमें और गुना करोगे a स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा 4 a स्क्वायर 4a क्यूब बनेगा। और 4a क्यूब बनने के बाद फिर से a क्यूब को -4 डालोगे आप, है ना। तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा -4 स्क्वायर i, 4 स्क्वायर e, सॉरी 4 स्क्वायर e, क्योंकि a क्यूब की वैल्यू तो आपका -4 है। तो इस तरीके से आपका ये पावर्स में आएंगे। तो ये चीज आप पावर वाला काम कर लेना। मैं आपको आगे का बात बता देता हूँ कि ये जो दोनों मैट्रिसेस आएंगे ना, m और n सॉल्व करके दोनों मैट्रिसेस को जोड़ करके, इसी ट्रेंड से जोड़ना है आपको। तो m आएगा आपका
4/5 4 का पावर 10 माइनस 1 आई, क्योंकि ये तो आई के टर्म्स में आएगा, है ना, इवन पावर वाले। और ऑड पावर वाले जो आएंगे वो इसको जोड़ के आएगा। अब ये देखो एग्जैक्टली कोई ये नंबर ना भी निकाले तो समझने की कोशिश करेगा कि उसके आई में क्या हो रहा है। आई में कोफिशिएंट चेंज हो रहे होंगे, तो आई में कोफिशिएंट चेंज हो रहे होंगे तो सर्टेन आई आएगा। मतलब मान लो आप इमेजिन करें कि ये नंबर किसी ने नहीं निकाला, तो सिर्फ उसने इमेजिन किया कि अल्फा ए आ गया, उसने ये इमेजिन किया कि ये बीटा ए आ गया। मतलब मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ये नंबर निकालना जरूरी नहीं है, मैं तो आपको गाइडेंस के लिए लिख दिया कि आप निकाल सकते हो। अब सोचो आई और ए क्या कम्यूट करते हैं क्या? आई और ए कम्यूट करते हैं ना, आई और ए कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हैं। तो अगर ये कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हैं, तो अगर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस अगर सिमेट्रिक होते हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नेचुरली जो प्रोडक्ट आएगा वो भी सिमेट्रिक आएगा। और इन्होंने एक क्वेश्चन में एक बात और फंसा रखा है यहाँ पे, नॉन आइडेंटिटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना चाहते हैं लेकिन नॉन आइडेंटिटी लिख रहे हैं। तो देखो भैया आप ये समझ रहे हो ना, ये नंबर्स आएंगे तो इसे तो सिंपल नंबर्स तो आने वाले हैं नहीं। जब कोई जोड़ेगा तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, भले वो निकाले या ना निकाले। तो कौन सा अल्फा बीटा जो है वहां पे आपका 1 हो जाएगा। तो उससे आप गैस कर सकते हो कि आई और ए जो है मल्टीप्लाई करके ए के फॉर्मेट में आया, कुछ कोफिशिएंट लेके आया, तो उसे कारण से सिमेट्रिक भी रहेगा और आइडेंटिटी नहीं रहेगा। ये मैं इस बात को इसलिए कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं क्योंकि ये कैलकुलेशन जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में करो, फिर भी आपका काम हो जाएगा। Let A, B, C, D be distinct numbers chosen from this set. List positive solution X. X का least possible positive solution चाहिए, ठीक है। तो वही देखते हैं। तो ये जो दो इक्वेशन है उसमें X सॉल्व करना है हम लोग को। तो एक काम करो, इसको एलिमिनेट करो, इस इक्वेशन को D से गुना कर लो, इस इक्वेशन को B से गुना करके घटा दो। तो AD माइनस BCX इक्वल टू D माइनस 2B हो गया। तो यहाँ से X की वैल्यू कितना आ गया, D माइनस 2B अपॉन AD माइनस BC। अब एक चीज नोटिस करो, इन्होंने कहा है कि इतने ही दूर में से ABCD लेना है, 1 2 3 4 5 में से, और सबसे छोटा ही बनाना है पॉजिटिव। सबसे छोटा बनाने का तरकीब क्या है, डिनोमिनेटर को हैवी करेंगे हम लोग, है ना। तो डिनोमिनेटर को ट्रायल बेसिस पे, इट इज ऑल बेस्ड ऑन ट्रायल। ट्रायल बेसिस पे हम X के बारे में ये सोच रहे हैं कि AD में ये नंबर को बड़ा किया जाए, ठीक है ना। तो मान लो 4 into 5 ले लेता हूं मैं A और D को। और ध्यान रखना इसमें कुछ डिस्टिंक्ट वाली बात लिखा है क्या? हाँ, ये डिस्टिंक्ट वाली बात भी लिखा है कि सभी नंबर डिफरेंट होने चाहिए। ये सॉरी गलत लिख दिया, ये BC है, AD माइनस BC, ठीक है। तो ये तो मैं यहाँ डाल दिया। अब मान लिया जाए कि मैंने D ऊपर 5 लिया है तो D ऊपर 5 भी डाल दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि डिनोमिनेटर को कम करना है, न्यूमरेटर को कम करना है, डिनोमिनेटर को बढ़ाना है, सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं BC में मिनिमम लेना चाहता हूं प्रोडक्ट, तो मैं इसमें क्या प्रयोग कर सकता हूं, 1 और 2 का प्रयोग कर सकता था कि डिनोमिनेटर कम घटाए और वो बढ़ाए, है ना। तो मैं इसको 1 into 2 कर सकता हूं। अच्छा, मैंने इसको 2 into 1 इसलिए लिखा, B के फेवर में मैं 2 ले रहा हूं क्योंकि मैं ऊपर वाले को चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कम हो, समथिंग लाइक दिस। इससे क्या होगा कि ये नंबर ऊपर में घटा करके सबसे कम 1 आ जाएगा, पॉजिटिव तो लाना ही है ना भाई, 1 आ जाएगा, और नीचे जो है ये आपका 18 आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने बेस्ट काम किया, डिनोमिनेटर को हैवी कर दिया। और आप समझो, जीरो तो करना नहीं है D माइनस 2B को, है ना। आपको मिनिमम नंबर जो लेके आओगे वो 1 तो लाओगे ना, तो 1 तो ला ही दिया ना उन्होंने। तो ये सूटेबल डेटा हम लोग को मिल गया है। इसमें आप देख सकते हो 1/18 के हेल्प से आपका आंसर जो है 19 आएगा। ये 19, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, आंसर इज 19, P प्लस Q करोगे 19 आएगा, ठीक है। तो ये ट्रायल पे आधारित है कि आप ट्राई करके लॉजिकली नंबर ढूंढो। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम दिस, और उसमें हमें इसके पॉसिबिलिटीज ढूंढने हैं, ऐसे XYZ जो इस काम को सेटिस्फाई करते हैं, तो ठीक है। अब इसमें देखो ये जो XYZ है ना, इनके बीच के रिलेशनशिप्स हम लोग चाहें तो पूरा सॉल्व करके निकाल दिए। चलिए भाई, होमोजेनियस इक्वेशन है तो खुद भी निकाल सकते हैं हम लोग, वैसे तो मुझे लगता है खुद भी निकाल सकते हैं।
तो 1 मिनट को मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें z 1 मिनट को एलिमिनेट करता हूं इन दोनों में, ठीक है। तो इस लास्ट सेकंड इक्वेशन में मैं 5 मल्टीप्लाई करके घटा देता हूं ऊपर, तो 1 माइनस 10 मतलब 11x हो जाएगा, ठीक है। -2 माइनस 20 तो -22y हो जाएगा इक्वल टू 0, मैंने हटा दिया। तो इससे क्या हुआ, x इक्वल टू 2y आ गया। ऑलराइट, अब x इक्वल टू 2y अगर मैं यहाँ थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो आप नेक्स्ट नोटिस कर सकते हो कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स। x इक्वल टू 2y डालूंगा तो देख लो आप, तो उससे पता चला 9z इक्वल टू 0 मतलब z इक्वल टू 0 ये बताएंगे। और z 0 के बाद ये वाला इक्वेशन भी प्रोपोर्शनल आ रहा है, देख लो आप। तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस है, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप में हम लोग चलते हैं, यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना 15 इज लेस देन इक्वल टू, तो एक काम करो सब कुछ को y में लाओ। तो x जो है 2y हो गया, तो 4y स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया। तो y के मामले में हम लोग को पता चला कि ये 3 से 30 के बीच में y स्क्वायर होना चाहिए। और y कहाँ से वैल्यू ले रहा है, ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन लिखा है इसमें। दैट मीन्स कि y कैन टेक वैल्यू लाइक वाई स्क्वायर, अगर आप देखो तो 4 हो सकता है, +-2 +-3 ले सकते हो आप, +-4 भी ले सकते हो और +-5 भी ले सकते हो, ठीक है ना। और देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट पूछ रहा है वो S। तो ये जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस एक्स वाई जेड के हिसाब से देखा जाए तो हमारा वो S किस चीज से बना हुआ है, 2y y और 0 से बना हुआ। तो ये y की वैल्यू इसमें डालते जाओ और आंसर लेते जाओ, तो कितने ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। तो हमारे को 8 ऑर्डर ट्रिपलेट्स बन जाएंगे, है ना। तो 8 एलिमेंट्स हम लोग को देखने को मिलेगा S में, क्योंकि ऐसे 8 डेटा हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने बस थोड़ा सा वैरायटी लाने की कोशिश करी है कि आप जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लेके आ रहे हो उसका प्रयोग करके इस इनइक्वालिटी में जाओ और y के पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करो, और वो भी कौन से इंटीजर। आपके क्वेश्चन में देखो क्या है, कई बार क्या होता है कि चीजें पोर्शन छूट जाती है आपकी, आप इधर ध्यान दे रहे हो उधर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इससे भी आपका डैमेज हो सकता है, आप परेशान भी हो सकते हो कि भाई वो काउंट करने के लिए कह रहा है और हम लोग इस इक्वेशन से कितने सारे, इससे तो इनफाइनाइट आंसर आ जाए अगर आपको इस बात पे ध्यान ना रहे कि इंटीजर था। तो इससे बहुत जरूरी है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं उस सब पे नजर रहे, नहीं तो अपने नोटबुक पे लिखें। अब स्क्रीन पे तो लिख नहीं सकते, लेकिन आप नोटबुक पे कुछ नोट कर लें, कि जब तक चीजें आपके दिमाग में चारों तरफ से नहीं घेराबंदी होगी क्वेश्चन की ना, तब तक कुछ ना कुछ एरर आने के चांस है, या फंस सकते हैं या डाउटफुल हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन आपके स्टेप सही है, आप डाउटफुल हो जाओगे कि भाई मेरे से नहीं होगा ये। इफ द इक्वेशन दिस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो आप बताओ ये कैसा इक्वेशन है, होमोजेनियस है, होमोजेनियस इक्वेशन है। देख लो इसको ऑर्डर में डालो पहले। अगर डिटरमिनेंट बनाया जाए तो डिटरमिनेंट कैसा दिख रहा है, एक्स का क्वेश्चन में सबसे पहले लूंगा -1 a b c और ये -1। ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट एक तरफ ट्रांसफर, जैसे इस इक्वेशन को मैंने कैसे लिखा, -x + ay + az = 0। इस तरीके से हम लोग ने 3 इक्वेशन बनाए, उनके कोफिशिएंट को डिटरमिनेंट डाला। और आपको पता है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आता है, जब ये डिटरमिनेंट 0 होता है तभी नॉन ट्रिवियल आता है। तो उस वक्त ये लोग ये वाला एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं। तो ये एक तरीके से डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है देखा जाए टेक्निकली। ये 1 + a में क्यों इंटरेस्टेड है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, कुछ रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस करते हैं हम लोग। जैसे इस कॉलम को मैं इसमें घटा देता हूं और इसी कॉलम को इसमें भी घटा देता हूं, तो क्या होगा, -1 a + 1 आएगा। भाई इस लालच में कर रहा हूं, 1 + a यहाँ दिख रहा है हम लोग, b -1 - b 0 c 0 -1 - c ऐसा आ गया, ठीक है, इस तरह का आ गया। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें, मैं तो इसको ओपन ही कर देता हूँ क्योंकि अब ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओपन इट अप, है ना। तो मैं लास्ट रो को ओपन कर देता हूँ, तो c इंटू क्या आ रहा है, c इंटू a + 1 इंटू b + 1 माइनस साइन के साथ, ये आया
सी के साथ, ठीक है, और इसके साथ कितना है -1 प्लस सी के साथ। बट एक काम और हम लोग कर सकते हैं, रेशियो में मांग रहा है ना, रुको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा ओपन करने में हमारा एनर्जी खर्च हो रहा है ज्यादा। ऐसा हम इमेजिन करें कि इन्होंने खुद ऐसे लिखा है, तो A1 प्लस ये तो 0 है नहीं, तो इसको काम करें, इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो -1 अपॉन A प्लस 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। A प्लस 1 से मैंने फर्स्ट रो को डिवाइड किया, उधर भी 0 हो जाएगा। इसको मैं क्या से डिवाइड कर दूं, इसको मैं 1 प्लस बी से कर देता हूँ, ये ठीक रहेगा। ये 1 प्लस सी 0 -1, ठीक है ना, इसमें ओपन करना आसान पड़ेगा हमको, ठीक है। तो मैं इस कॉलम के अबाउट ओपन कर देता हूँ, इस फर्स्ट कॉलम के अबाउट। तो -1 अपॉन A प्लस 1 टाइम्स कितना आ रहा है, 1 आ रहा है बस। फिर नेक्स्ट -b अपॉन 1 प्लस बी टाइम्स कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। फिर नेक्स्ट c अपॉन 1 प्लस सी टाइम्स क्या आ रहा है, +1, ठीक है। तो ये हम लोग को आया, ये 0 होना चाहिए। अब आप नोटिस करोगे कि इसमें 1 अपॉन 1 प्लस बी है, तो लेट अस सिंप्लीफाई। इसको -1 अपॉन A प्लस 1 लिख लें, इसको 1 -1 अपॉन 1 प्लस बी लिख लें, इसको 1 -1 अपॉन 1 प्लस सी लिख लें। तो आपको देखने को मिल रहा है 2 = 1 अपॉन 1 प्लस A प्लस P प्लस 1 अपॉन C, ठीक है ना। इससे आपका आंसर एक्सप्रेशन का 2 आ गया। तो ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट की सिंप्लिफिकेशन है। कई बार जैसे बच्चे इसमें उलझ जाते हैं इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने में, तो प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट आपके पास होना चाहिए, प्रैक्टिस उसकी। क्योंकि ठीक है, डिटरमिनेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्तर पे तो आजकल नहीं आता, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर आपको मैनेजेबल होगा। Consider the system of equations. Element denote the number of integral values of m in the interval for which the system has unique no solution for. ना ये देखो क्वेश्चन तो देखो हम कर लेंगे, बट ये देखने से ही क्वेश्चन पुअर लग रहा है, क्योंकि भाई देखो ये जोड़ने के लिए कह रहा है तीनों चीजें तीनों चीजें जोड़ने के लिए कह रहा है, और 3 चीजें तो होती ही है ना हमारे सिस्टम में, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो ऐसा देखो भाई, मैं सॉल्व करके तुम्हें दिखा तो दूंगा, लेकिन आंसर तो वैसे ही पता चल गया ना भाई कभी भी कोई इसमें से अल्फा यूज करेगा तो इन तीनों में से ये केस आएगा। तो जितने ही इंटीग्रल वैल्यू यूज कर रहे हैं, कितने इंटीग्रल वैल्यू यूज कर रहे हैं, 10 इधर 1 0, तो 21 इंटीग्रल वैल्यूज यूज कर रहे हैं ना। तो ऑब्वियस है ना कि एम और एन जोड़ के 21 ही आएगा। इट्स वेरी ऑब्वियस कि आंसर 21 आएगा। बट इसमें देखो ये तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन पुअर है, जैसे उन्होंने मान लो ऐसे कर दिया होता L + 2m + 3n, ऐसे कुछ कर देते, तो हमें LMN को सेपरेटली निकालना पड़ेगा ना। तो उस टेक्निक में हम लोग चलते हैं कि लेट अस फाइंड आउट LMN सेपरेटली, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, नॉट दैट कि हमें आंसर निकालने में कोई दिक्कत है, आंसर तो निकल चुका है, आंसर 21 ही है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें हम लोग देखो, एक तो जो लोग क्रेमर्स रूल यूज करते हैं तो क्रेमर रूल से करेंगे अपना डिटरमिनेंट निकाल के, बट मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेथड यूज करूंगा, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये थोड़ा सा रो एक्सचेंज करके मैं लिखूंगा इसको, मैट्रिक्स के कोफिशिएंट्स को। जैसे मैं लास्ट रो को सबसे पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 -1, केवल कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, 1 -1 अल्फा और इधर का 1, यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन डाल देंगे ताकि ये इक्वेशन के वेरिएबल्स का कोफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट है उसका। दूसरी सेकंड लाइन में यूज करता हूँ मैं 1 -अल्फा 1 और इधर 1, ठीक है। और थर्ड लाइन अब लिखता हूँ, क्यों मैंने नीचे किया, उसका कारण है कि अल्फा शुरू में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसेंट फॉर्म बनानी है। तो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को मैं प्रोसेस करके इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में ले जाऊंगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग इसेंट फॉर्म बोलते हैं मोटा मोटा। तो इस रो को इसमें घटाते हैं हम लोग, तो 1 - अल्फा 1, तो ये 0 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 1 - अल्फा आ जाएगा, 1 - अल्फा और 0, ठीक है। इसको लास्ट में घटाएंगे अल्फा टाइम्स करके, 0 अल्फा टाइम्स करके घटाएंगे तो 1 + अल्फा आ जाएगा। इसमें अल्फा टाइम्स करके घटाएंगे तो 1 - अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। इसको अल्फा टाइम्स करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये स्थिति है। अब इसमें आप नोटिस करोगे कि फर्दर ये अल्फा के बारे में बात करेंगे हम लोग। ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन 0 है कि नहीं है, सपोज करो। तो उसमें केस बन रहा है अल्फा अगर सपोज करो 1 है,
तो वो लाइन तो पूरा एक क्लीन अप हो गया। उस दिन कैसा हो गया ये मैट्रिक्स प्रमोट करके 1 -1 1 1 0 0 0 0 0 अल्फा 1 है तो 2 हो गया और ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है ना। अब आप इस 2 को ऊपर ले लोगे अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में इस पूरे रो को एक्सचेंज करके ऊपर ले लोगे, यहाँ आ जाएगा। तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है, रैंक ऑफ ए बी बोलते हैं ना पूरे को, हम लोग पूरे को ए बी बोलते हैं हम लोग, रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए इतने दूर से दिख जाता है, तो रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन आ रहा है, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। अब अल्फा इक्वल टू 1 से, अब सपोज करो कि अल्फा हमने 1 नहीं दिया, तो क्या बचा इस मैट्रिक्स के अंदर 1 -1 अल्फा 1 0, इसको डिवाइड कर रहा हूँ 1 1 0, अल्फा माइनस अल्फा 1 नहीं है, ठीक है, अल्फा 1 नहीं है, तो ये आ गया 0 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 0, ठीक है। अब इसमें भी एक चांस बन रहा है, इसके 0 होने का स्कोप है अल्फा इक्वल टू -1 से, ठीक है। तो अगर अल्फा इक्वल टू -1 में लेता हूँ तब क्या होता है 1 -1 -1 1 1 1 सॉरी 0 1 1 0 0 0 0 0, तो यहाँ भी आपका रैंक गिर गया, रैंक 2 आ गया ए का भी और ए बी का भी, तो उससे आपको इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा इससे अल्फा इक्वल टू -1 से, ठीक है। अब सपोज को अल्फा 1 भी नहीं है और -1 भी नहीं है, तब क्या होगा, तब इस मैट्रिक्स को देखो आप, उस वक्त क्या होगा कि आपका ये क्वांटिटी 0 नहीं होगी, ठीक है। तो जब ये 0 नहीं होंगी तो इसमें हम सर्टेन 1 प्लस अल्फा घटा के इसको कर देंगे 0, इस वाले को कर देंगे, और उसमें 1 प्लस अल्फा घटा के जाएंगे तो ये 0 कैसा होगा, देखो आप 1 -1 अल्फा 1 0 1 1 0, इसमें 1 प्लस अल्फा गुना के घटा रहा हूँ नीचे, 0 हो जाएगा ये, तो 1 प्लस अल्फा गुना के इसमें घटाऊंगा तो क्या बनेगा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर और ये 0 ऐसा बनेगा, ठीक है। अब उसमें देखो अगर सपोज करो ये चीज भी 0 हो जाता है तो फिर से रैंक कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 0 कब होगा, अल्फा इक्वल टू 0 पे होगा, तो अल्फा इक्वल टू 0 पे फिर से इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन आएगा अल्फा इक्वल टू 0 पे, और रैंक कम हो गया इसलिए, और अगर अल्फा 1 रहता है तभी वो तो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर रखा है पहले से कि इन्फाइनेटली मेनी आ रहा है। तो ये जो डेटा आप देख रहे हो इन्फाइनेटली मेनी वाले, वो कितने दिख गए, एक यहाँ दिखा, एक यहाँ दिखा और एक यहाँ दिखा, ये तीनों जो डेटा है इन्फाइनेटली मेनी के हैं, मतलब यहाँ पे जो अगर इन्फाइनेटली मेनी के केसेस पूछ रहे हैं ना, तो इन्फाइनेटली मेनी वाले केसेस 3 है, ठीक है। अब जिस दिन सपोज करो ये 0 नहीं हुआ ये चीज, तो उस दिन यहाँ से आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, इसमें नो सोल्यूशन का केस नहीं आ रहा है, नो सोल्यूशन का केस नहीं आ रहा, मतलब ये लिखा है इसमें यूनिक सोल्यूशन, तो रिमेनिंग डेटा 3 छोड़ के रिमेनिंग जो डेटा है तुम्हारे 18 डेटा, उस पर यूनिक सोल्यूशन आ रहा होगा, और नो सोल्यूशन नहीं है, मतलब एम्प्टी लिख देता हूँ, मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू अल्फा का नहीं है जिससे नो सोल्यूशन इसमें आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें वैसे मैंने सॉल्व कर दिया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से कि भाई कौन सा डेटा क्या है, लेकिन फाइनली मिला के 21 तो आना ही था, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से ही आंसर निकल जाता, लेकिन अगर हम लोग कॉमन सेंस नहीं भी लगाएं तो हम लोग को समझ में आ गया है कि यहाँ पे इस तरीके से यूनिक सोल्यूशन इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन हम लोग इजीली छांट सकते हैं। अगर आप क्रेमर्स रूल से करते हो तो करो बेशक, लेकिन उसमें इस मेथड से ज्यादा टाइम लगता है, तो ये मेथड भी आप सीखो, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस किए हैं मैट्रिसेस के अंदर, कई तरह के क्वेश्चंस आपको इसी तरह के सिमिलर पैटर्न पे आपको जे मेंस में देखने को मिलते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। द हेल्प ऑफ दिस डिस्कशन, गुड लक, थैंक यू।